हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। MPC 005 का ब्लॉक 3 चल रहा है और इसमें हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ क्वाजी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। और इसमें जो आज हमारा टाइप ऑफ डिज़ाइन है वो है डबल प्री टेस्ट डिज़ाइन। तो जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, डबल प्री टेस्ट यानी कि जो प्री टेस्ट होता है वो 2 बार होता है। तो इस केस में क्या होता है कि पहले एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, एक कंट्रोल ग्रुप होता है। और प्री टेस्ट मतलब हम ट्रीटमेंट से पहले प्री टेस्ट लेते हैं। तो पहले 2 बार प्री टेस्ट लिया जाता है, जिसको ये बोलते हैं प्री टेस्ट 1 एंड प्री टेस्ट 2। ठीक है, तो इसमें 2 मेजर्स हैं प्रायर टू द प्रोग्राम। तो जैसे सपोज ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, ये कंट्रोल ग्रुप है, इनका प्री टेस्ट लिया 70 स्कोर आया, इनका प्री टेस्ट लिया कंट्रोल ग्रुप का 68 स्कोर आया है प्री टेस्ट में। ठीक है, ये है प्री टेस्ट 1 दोनों। फिर थोड़े से टाइम गैप के बाद क्या होता है, इनका प्री टेस्ट 2 लेते हैं। फिर से प्री टेस्ट 2 मतलब कोई भी ट्रीटमेंट से पहले फिर से टेस्ट लिया जाता है और दोबारा कंट्रोल ग्रुप का भी प्री टेस्ट 2 लिया जाता है। अब देखो यहाँ पे कितना मैच्योरिटी में फ़र्क आ रहा है। देखो यहाँ पे 70 स्कोर था, 72 हो गया, 68 था, 70 हो गया। इससे ये पता चलता है कि हम ट्रीटमेंट हमने अभी नहीं दी है, ट्रीटमेंट बाद में देंगे, लेकिन ट्रीटमेंट से पहले ही मैचुरेशन हो रही है। मैचुरेशन क्या होता है, जैसे जैसे लोगों के एक्सपीरियंस बढ़ते जाते हैं, लोग नई नई चीज़ें सीखते हैं, डेली हम कुछ ना कुछ हमारे अंदर कोई चेंज आ रहा है। वो चेंज बायोलॉजिकल हो सकता है, वो चेंज हमारा कॉग्निटिव चेंज हो सकता है। तो हम डेली कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं जो हमारे अंदर ऐड होता जा रहा है, उसको मैचुरेशन बोलते हैं। जो बायोलॉजिकली हो सकता है, कॉग्निटिवली हो सकता है, इमोशनली हो सकता है। तो मैचुरेशन की वजह से ऑटोमेटिकली जो ग्रोथ हो रही है वो इवन है दोनों में। यहाँ पे भी 2 ही स्कोर का फ़र्क है, यहाँ पे भी उतना ही फ़र्क है। तो ये इसमें देख रहे हैं कि दोनों ही ग्रुप जो है, चाहे वो एक्सपेरिमेंटल हो चाहे कंट्रोल हो, उनकी नॉर्मल मैचुरेशन हो रही है, दोनों इवन चल रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, 2 प्री टेस्ट के बाद फिर ट्रीटमेंट दी जाती है और ट्रीटमेंट के बाद फिर तीसरा जो टेस्ट होता है उसको पोस्ट टेस्ट बोलते हैं। फिर यहाँ पे लिया जाता है पोस्ट टेस्ट दोनों का। तो ये जो लास्ट में है ये पोस्ट टेस्ट का स्कोर है। अब देखो, सपोज किसी स्कूल क्लास के बच्चों की बात हो रही है कि एक स्कूल में वो गए, उन्होंने देखा कि क्लासरूम में 2 ग्रुप बना लिए कि कुछ बच्चे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में रहेंगे, कुछ बच्चे कंट्रोल ग्रुप में रहेंगे। और पहले उनका प्री टेस्ट 1 लिया, उन बच्चों के स्कोर का मीन आया 70 और कंट्रोल ग्रुप का मीन आया 68। फिर कुछ एक आध महीने बाद दोबारा से उन बच्चों का प्री टेस्ट लिया तो देखा कि जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में बच्चे थे उनका स्कोर थोड़ा सा बढ़ गया, उतना ही दूसरे ग्रुप का भी बढ़ गया, कंट्रोल ग्रुप का। अब उन्होंने क्या करा, जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था उसको ट्रीटमेंट दी। ट्रीटमेंट देने का मतलब है उसमें उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया, जो भी उन्होंने करना था। जैसे सपोज कोई टीचिंग मेथड नया उससे पढ़ाया या जो भी वो था उनका, तो वो सिर्फ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप पे ट्राई किया और कंट्रोल ग्रुप पे कुछ नहीं किया। कंट्रोल ग्रुप वैसे के वैसे ही है। फिर वो टीचिंग मेथड 1 महीना उन्होंने यूज़ करा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप पे और 1 महीने बाद दोबारा से टेस्ट लिया, जिसको बोलते हैं पोस्ट टेस्ट। वो अगेन दोनों ही ग्रुप्स पे हुआ। जिनको उन्होंने नए टीचिंग मेथड से पढ़ाया था उसका भी हुआ और जिनको नहीं पढ़ाया था उसका भी हुआ। अब देखो यहाँ पे कितना फ़र्क आया। जहाँ पे उन्होंने टीचिंग मेथड यूज़ किया था वहाँ पे स्कोर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया पोस्ट टेस्ट में, और जहाँ पे टीचिंग मेथड यूज़ नहीं किया था वहाँ पे वो उतने ही उससे गैप से बढ़ा है जितना वो पहले बढ़ रहा था, उतना ही इंटरवल है। यानी कि ये अपना नॉर्मली अभी भी मैच्योर हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्योंकि नया टीचिंग मेथड यूज़ किया काफ़ी ज़्यादा जंप कर गया स्कोर। तो इस चीज़ से ये आइडिया लग गया कि जो नॉर्मल मैचुरेशन हो रही थी वो काफ़ी ज़्यादा जंप कर गई, काफ़ी आगे बढ़ी, क्योंकि टीचिंग मेथड नया इंट्रोड्यूस करा गया। इसका मतलब यहाँ पे कोई भी रिसर्चर ये कह सकता है कि मेरे ट्रीटमेंट की वजह से या मेरे नए टीचिंग मेथड की वजह से बहुत ज़्यादा फास्ट इम्प्रूवमेंट आई है। जितना वो रेगुलरली ग्रो कर रहे थे उससे काफ़ी ज़्यादा फास्ट उन लोगों ने सीखा है। इसीलिए 2 बार पहले प्री टेस्ट करके देख लिया कि नॉर्मली बच्चे कितना हर महीने ग्रो करते हैं या कितना हर महीने उनके अंदर मैचुरेशन आती है, और मेरे टीचिंग मेथड से कितना ज़्यादा उस चीज़ में चेंज आया है। दिस इज़ वाई इट इज़ नोन एज डबल प्री टेस्ट डिज़ाइन। तो अगला जो हमारा डिज़ाइन है उसका नाम है स्विचिंग रेप्लिकेशंस डिज़ाइन। स्विचिंग रेप्लिकेशंस का मतलब है कि हम स्विच कर देते हैं, ग्रुप स्विच कर देते हैं। पहले एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है जिसको हम ट्रीटमेंट देते हैं और कंट्रोल ग्रुप होता है जिससे कंपेयर करते हैं। फिर नेक्स्ट फेज़ में जो होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को कंट्रोल ग्रुप बना देते हैं और कंट्रोल ग्रुप को एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बना देते हैं। तो हम इसमें चेंज कर देते हैं फेजेस। तो इससे क्या होता है कि हमारी जो इंटरनल वैलिडिटी है ना टेस्ट की, या जो हमारा ट्रीटमेंट है उसकी वैलिडिटी मेंटेन रहती है। हम ये चेक कर सकते हैं कि जिस ग्रुप को हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसी में इम्प्रूवमेंट आ रही है, तो वो हम ग्रुप चेंज करके वो चीज़ चेक कर लेते हैं।
एंड इट में एनहांस एक्सटर्नल वैलिडिटी ऑल्सो, एक्सटर्नल वैलिडिटी के लिए भी अच्छा रहता है। तो ये कह रहे हैं कि इसमें 3 फेजेस में मेजरमेंट होती है और 2 ग्रुप होते हैं। जैसे मैंने बोला कि एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, कंट्रोल ग्रुप होता है। तो मेजरमेंट 3 फेजेस में करी जाती है। पहले फेज में क्या करते हैं कि पूरे दोनों जो ग्रुप है उनका प्री टेस्ट होता है। तो जैसे सपोज आपका ग्रुप 1 एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है और ग्रुप 2 जो है वो कंट्रोल ग्रुप है, दोनों का प्री टेस्ट होगा ये देखने के लिए कि दोनों का लेवल क्या है। ठीक है, इससे ये पता चल जाता है कि दोनों का प्रेजेंट लेवल क्या है। वन इज गिवन दी प्रोग्राम एंड बोथ आर पोस्ट टेस्टेड। फिर क्या होता है कि एक को तो ट्रीटमेंट मिलती है, जो पहला आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उसको ट्रीटमेंट मिलती है, और यहाँ पे कोई ट्रीटमेंट नहीं मिलती, तो मैं इसको एक्स कर देती हूँ। फिर उसका पोस्ट टेस्ट होता है, दोनों का पोस्ट टेस्ट होता है। तो इससे क्या पता चल जाता है कि पोस्ट टेस्ट में अगर चेंजेस आए हैं, जो प्री टेस्ट का स्कोर था और पोस्ट टेस्ट का जो स्कोर था उसमें चेंज आया है अगर, तो इसका मतलब वो हमारी ट्रीटमेंट की वजह से आया है। तो ये चीज़ पता चल जाती है। फिर उसके बाद सेकंड फेज में ओरिजिनल कंपैरिजन ग्रुप इज गिवन दी प्रोग्राम। फिर सेकंड फेज में क्या होता है कि जो हमारा ये वाला ग्रुप है, जो कंपैरिजन ग्रुप है, इसको प्रोग्राम ट्रीटमेंट मिलती है, इसको ट्रीट किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ नहीं होता, यहाँ कोई ट्रीटमेंट नहीं होती, ये कंट्रोल ग्रुप की तरह काम करता है। तो उसके बाद दोबारा से फिर इनका क्या होता है, अगेन एक पोस्ट टेस्ट होता है, तो फिर से एक पोस्ट टेस्ट लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे भी पोस्ट टेस्ट लिया जाता है। तो अब क्या होगा कि यहाँ ट्रीटमेंट नहीं मिली है तो इनके स्कोर तो जो है वो सेम रहेंगे, सिमिलर रहेंगे, मतलब कुछ चेंजेस नहीं आएगा उसमें, जैसे था वैसे ही स्टेबल रहेंगे। लेकिन बिकॉज इनको ट्रीटमेंट मिली तो इनके स्कोर में फ़र्क आएगा, यहाँ पे थोड़ी इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। तो इससे यह आइडिया हो गया कि जब हमने ट्रीटमेंट दी तब स्कोर्स बेटर हुए थे, यहाँ पे भी जब ट्रीटमेंट मिली तो इनके स्कोर्स बेटर हो गए। इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्विचिंग रेप्लिकेशन डिज़ाइंस का यूज़ करते हैं। कि मतलब पहले ये वाला ग्रुप एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था, ये कंट्रोल ग्रुप था, बाद में क्या हुआ, इस ग्रुप को एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बना दिया और ये कंट्रोल ग्रुप हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आता है आपका मिक्स फैक्टोरियल डिज़ाइन विद वन नॉन मैनिपुलेटेड वेरिएबल। इसका डिज़ाइन उन्होंने यहाँ पे आपको ऑलरेडी दिया भी हुआ है। द डिज़ाइन कैन बी एक्सप्लेन बाय एन एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट का एग्जाम्पल देके बता रहे हैं कि एक एक्सपेरिमेंट है एडमंड कोक का और गर्क विट का, जिन्होंने ये हाइपोथाइज किया था कि कैफीन लेने से, कैफीन यानी कि कॉफ़ी जैसे होता है, तो कैफीन इनटेक माइट इन्फ्लुएंस द परसेप्शन ऑफ पेन एंड दैट इफेक्ट मे बी डिफरेंट इन मेन एंड वुमेन। तो मतलब ये कह रहे हैं कि जो कैफीन लेते हैं उनको पेन शायद कम होती है, ये चीज़ देखने के लिए, और वो भी अलग अलग होता है, मतलब मेल्स में अलग पेन का परसेप्शन होता है और फीमेल्स में अलग होता है। तो इसको देखने के लिए उन्होंने क्या किया, 25 मेन एंड 25 वुमेन को जो पार्टिसिपेट, इनके जो सब्जेक्ट्स थे, एंड इन 2 सेशन सेपरेटेड बाय अ वीक, मतलब 2 सेशन हुए थे और उसके बीच में 1 वीक का गैप था। इन 1 सेशन पार्टिसिपेंट्स ड्रैंक अ कप ऑफ कॉफी दैट कंटेन्ड कैफीन एंड इन द अदर सेशन दे ड्रैंक डीकैफिनेटेड कॉफ़ी। ओके, अब यहाँ पे इन्होंने क्या करा कि जो इनके पार्टिसिपेंट्स थे 25 वुमेन थे और 25 मेन थे। तो पहला जो सेशन हुआ था, सेशन 1 में उनको कॉफ़ी पिलाई थी जिसमें कैफीन था, और दूसरा जो सेशन था वो 1 हफ्ते बाद हुआ था, सेपरेटेड बाय अ वीक। उनको दूसरे सेशन में जो कॉफ़ी पिलाई थी वो डीकैफिनेटेड कॉफ़ी थी, उसमें कैफीन नहीं था। In both the session, participants put their non-dominant hand in ice water bath to indicate the point of just noticeable pair. Basically इसमें ये देखना था कि कॉफ़ी पीने के बाद उनको बोला कि एक वो है आइस वाटर बाथ है जिसमें बर्फ़ होती है, उसमें आपको हाथ अपना डाल के रखना है, और कौन सा हाथ, नॉन डोमिनेटेड हैंड होता है ना, जिससे हम काम नहीं करते। जैसे आप राइट हैंडेड हो तो लेफ्ट हैंड आपका नॉन डोमिनेटेड है, उस हाथ को उस पानी में रखना है और तब बताना है जब उनको सडनली पेन शुरू होने लगे, जस्ट नोटिस होने लगे कि पेन स्टार्ट हो गई है। तो मतलब ये देखना चाह रहे थे कि कैफिनेटेड कॉफ़ी पीने से पेन कम होती है, कुछ ऐसा फ़र्क पड़ता है कि कैफिनेटेड कॉफ़ी पियेंगे, कैफीन लेंगे तो पेन कम होगी, ये चीज़ देखना चाह रहे थे। तो 2 सेशन में किया, मतलब कैफिनेटेड कॉफ़ी पिलाई, फिर 1 हफ्ते बाद डीकैफिनेटेड कॉफ़ी पिलाई, और बाद में ये देखा कि दोनों ही बार में वो कितने लोग हैं जिनको पेन की परसेप्शन हुई ज़्यादा, और वो वुमेन में ज़्यादा थी या मेन में ज़्यादा थी। अब देखो इसमें क्या कह रहे हैं, ये मिक्स्ड फैक्टोरियल डिज़ाइन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक तो बिटवीन सब्जेक्ट वेरिएबल है, बिटवीन सब्जेक्ट जैसे जेंडर, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है 2 ग्रुप्स के बीच में, बिटवीन 2 ग्रुप्स। 2 कैसे, क्योंकि एक विमेन का ग्रुप है, एक मेन का ग्रुप है, तो ये बिटवीन हो गया।
और विद इन कैसे है, क्योंकि विद इन सब्जेक्ट वेरिएबल कैफीन, मतलब इन्हीं लोगों में पहले वुमेन में ही, अगर हम वुमेन की बात करें तो ये जो 25 वुमेन है इन्हीं को पहले कैफिनेटेड कॉफ़ी पिलाई, फिर एक हफ्ते बाद इन्हीं को डी कैफिनेटेड कॉफ़ी पिलाई, तो एक ही ग्रुप में विद इन भी कंपैरिजन हो रहा है। ऐसे ही मेल्स में भी पहले 25 लोगों जो 25 मेल थे उनको पहले कैफिनेटेड कॉफ़ी पिलाई, फिर एक हफ्ते बाद डी कैफिनेटेड कॉफ़ी पिलाई, तो इसी ग्रुप में विद इन भी कंपैरिजन हो रहा है, विद इन कंपैरिजन। तो इसलिए ये मिक्स्ड डिज़ाइन है जिसमें बिटवीन भी चल रहा है और विद इन भी चल रहा है। आगे चलते हैं, इंटरप्टेड टाइम सीरीज डिज़ाइन। इंटरप्टेड टाइम सीरीज नाम से ही समझ जाओ कि टाइम का गैप आ रहा है, बीच में इंटरप्शन हो रही है, मतलब बीच में कोई चीज़ जैसे इंटरप्ट हो जाती है, रुक जाती है। क्या हो रहा है देख लेते हैं। तो रिसर्च डिज़ाइन अलाउज द सेम ग्रुप टू बी कंपेयर्ड ओवर टाइम बाय कंसीडरिंग द ट्रेंड ऑफ द डेटा बिफोर एंड आफ्टर। तो जैसे ये सेम ग्रुप है, इसको 4 बार पहले ऑब्जर्वेशन करा, फिर ट्रीटमेंट दी, फिर 4 बार बाद में ऑब्जर्वेशन करा, लेकिन एक टाइम गैप के बाद। In the design, pre-testing and post-testing of one group of the subject is done at different time interval. In the time series design, ये time series है, time series का मतलब है longitudinal है, मतलब थोड़े थोड़े देर बाद उनकी टेस्टिंग होती रहेगी। तो the purpose might be to determine the long term effect of the treatment, क्योंकि हम ट्रीटमेंट का लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखना चाह रहे हैं, कितने सालों तक उसका इफेक्ट चलता है। The number of pre-test and post-test can vary from 1 to many. तो देखो यहाँ पे ये दिख रहा है कि पहले इनके 4 बार प्री टेस्ट हुआ सेम ग्रुप का, फिर उनको ट्रीटमेंट मिली, फिर 4 बार उनका पोस्ट टेस्ट हुआ है, और ये जो हो रहा है ना ये थोड़े थोड़े टाइम गैप के बाद हो रहा है, ये ऐसे नहीं है एक ही दिन में हो रहा है, ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट देख रहे हैं ट्रीटमेंट का। ये टाइम गैप मतलब 1 हफ्ते का भी हो सकता है, 1 महीने का भी हो सकता है। तो ये पहले जो प्री टेस्ट हुए ये भी काफ़ी लंबे गैप के बाद लिए गए, फिर ट्रीटमेंट दी, फिर उसके बाद पोस्ट टेस्ट भी काफ़ी लंबे गैप तक चलते रहे। The above diagram shows that a series of pre-test are given to a group. पहले pre-test लिया, then treatment मिली, फिर उसके बाद series of post-test, same group का post-test हुआ। The design is different from single group pre-test post-test. In this we give the series of pre-test and post-test. तो यहाँ पे time series की बात हो रही है, ये single test नहीं है। single test में एक ही बार होता है, पर यहाँ पे 4 बार हो रहा है, एक से ज़्यादा बार हो रहा है। और प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट में एक ही बार होता है। जो हमारा सिंगल प्री टेस्ट वाला होता है वो तो नाम से पता चलता है कि पहले एक बार हमने उनका ऑब्जर्वेशन करी, स्कोर, प्री टेस्ट लिया, फिर ट्रीटमेंट मिली, फिर पोस्ट टेस्ट लिया, वो सिंगल वाला होता है। पर ये टाइम सीरीज है, टाइम सीरीज में आप एक से ज़्यादा बार थोड़े थोड़े गैप के बाद उनका प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट ले रहे हो। फिर मल्टीपल टाइम सीरीज डिज़ाइन आ जाता है। मल्टीपल टाइम सीरीज में आप देख सकते हो कि यहाँ पे अब एक तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप आ गया और एक ये कंट्रोल ग्रुप आ गया। तो इन दिस डिज़ाइन वी हैव 2 ग्रुप्स। ऊपर तो एक ही ग्रुप था, यहाँ पे 2 ग्रुप है, एक आपका ट्रीटमेंट ग्रुप है, एक कंट्रोल ग्रुप है। तो अब ने क्या किया कि पहले जो ट्रीटमेंट ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप दोनों ही थे, दोनों का 5-6 बार इन्होंने प्री टेस्ट लिया है। यहाँ पे देखो 5 बार ले रखा है, तो कितनी बार भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपकी स्टडी कितना डिमांड कर रही है। आपकी स्टडी 1 बार बोल रही है, 2 बार बोल रही है, 6 बार बोल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने 5 बार इनका प्री टेस्ट लिया, दोनों का ही। फिर ये तो कंट्रोल ग्रुप था तो इसको तो कोई ट्रीटमेंट देनी नहीं थी, और ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था तो इसको इन्होंने ट्रीटमेंट दी। ट्रीटमेंट देने के बाद फिर से दोनों का 6-6 बार या 5-5 बार पोस्ट टेस्ट हुआ। तो है ये टाइम सीरीज ही, पर यहाँ पे मल्टीपल है, यानी कि 2 ग्रुप्स हैं। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा रिपीटेड ट्रीटमेंट डिजाइन। ओके, नाउ रिपीटेड ट्रीटमेंट डिजाइन इज अ डिजाइन इन विच ट्रीटमेंट इज विड्रॉन एंड देन प्रेजेंटेड एट द सेकेंड टाइम। ये कुछ उस तरह का डिजाइन होता है जिसमें क्या होता है कि पहले ट्रीटमेंट देते हैं, फिर उसका पोस्ट टेस्ट लेते हैं, फिर थोड़ी देर के लिए वो ट्रीटमेंट बंद कर देते हैं, ये देखने के लिए कि ट्रीटमेंट हटाने से कोई चेंजेस तो नहीं आ रहे। जैसे सपोज आप कोई मेडिसिन लेते हुए आ रहे हो और आपको उसका फ़र्क दिख रहा है अपने अंदर कि उस मेडिसिन का आपके ऊपर कोई असर हो रहा है, कुछ इम्प्रूवमेंट हो रही है, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है ना कि हमें लगता है कि अब हम ठीक हो चुके हैं, हमें मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, तो वो मेडिसिन विड्रॉ कर दी, बंद कर दी लेनी, ठीक है। फिर देखा कि अब क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्या अभी भी चेंजेस हो रहे हैं कि डिक्लाइन होना शुरू हो गया है, तो ये वो वाली चीज़ है। तो अब यहाँ पे सब्जेक्ट्स का रिस्पॉन्स इज मेजर्ड बिफोर एंड आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्रीटमेंट। तो पहले बिफोर लेते हैं रिस्पॉन्स,
फिर आफ्टर द ट्रीटमेंट भी लेते हैं, उसके बाद ट्रीटमेंट को थोड़ी देर के लिए विड्रॉ कर देते हैं और फिर दोबारा से शुरू करते हैं। जैसे यहाँ देखो इस टेबल को, पहले प्री टेस्ट लिया, फिर अपना जो कंडीशन थी, ट्रीटमेंट थी, वो अप्लाई करी, फिर पोस्ट टेस्ट लिया, फिर उनको लगा कि कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है तो विड्रॉ कर दिया, ट्रीटमेंट बंद कर दिया थोड़ी देर के लिए, फिर उसके बाद दोबारा ट्रीटमेंट शुरू किया, फिर प्री टेस्ट हुआ, फिर पोस्ट टेस्ट हुआ। इस तरीके से ये काम करता है। तो एक एग्जांपल यहाँ पे जो मैंने यहाँ दिया हुआ है वो इसका दिया हुआ है कि जैसे सपोज कि इफेक्ट ऑफ बैन ऑन अल्कोहल कंजम्पशन इन अ स्मॉल कम्युनिटी, कि कोई एक छोटी सी कम्युनिटी है, वहाँ पे अगर हम अल्कोहल बैन कर दें तो उसका क्या इफेक्ट होगा। तो देखो ये कैसे होगा। पहले क्या किया कि मेजर दी वर्कर प्रोडक्टिविटी बिफोर दी अल्कोहल बैन, यानी कि बैन होने से पहले लोगों की प्रोडक्टिविटी को चेक करा। उसके बाद क्या हुआ, बैन इम्प्लीमेंट करा। तो अगर हम ये देखें तो पहले हमने बैन होने से पहले प्री टेस्ट लिया उनकी प्रोडक्टिविटी का, फिर हमने बैन कर दिया अल्कोहल, ट्रीटमेंट मतलब बैन कर दिया, ठीक है। फिर जब बैन हो गया उसके बाद मेजर दी प्रोडक्टिविटी ड्यूरिंग द बैन पीरियड, फिर हमने पोस्ट टेस्ट लिया जब ऑलरेडी बैन हो चुका है, उसके बाद वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी में क्या चेंज आया। फिर विड्रॉल ऑफ द अल्कोहल बैन, फिर थोड़ी देर के लिए वो बैन हटा दिया, वो जो बैन लगाया था उसको हटा दिया, ठीक है। फिर से अल्कोहल मिलनी शुरू हो गई, तो लिफ्ट द अल्कोहल बैन, बैन हट गया। तो यानी कि यहाँ पे ट्रीटमेंट क्या है कि बैन जो है वो हटा दिया गया है। मेजर दी प्रोडक्टिविटी आफ्टर लिफ्टिंग द बैन, तो बैन नहीं है यहाँ पे, नो बैन, ये वाली ट्रीटमेंट चल रही है, अब कोई बैन नहीं है, बैन हटा दिया। बैन हटाने के बाद फिर से देखा कि उनकी प्रोडक्टिविटी में क्या चेंज आया है। देन री इंट्रोडक्शन ऑफ द अल्कोहल बैन, फिर दोबारा से यहाँ पे अल्कोहल बैन इंट्रोड्यूस करा और फिर दोबारा पोस्ट टेस्ट लिया गया। रीइंस्टेट द अल्कोहल बैन, मेजर द प्रोडक्टिविटी। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, रिपीटेड ट्रीटमेंट डिज़ाइन बार बार चेक कर रहे हैं कि पहले जब हमने बैन लगाया अल्कोहल पे तो उनकी पहले तो प्री टेस्ट लिया कि पहले वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी कितनी है, फिर अल्कोहल पे बैन लगा दिया, फिर बैन लगाने के बाद जब उनको काफ़ी टाइम तक अल्कोहल नहीं मिली, फिर पोस्ट टेस्ट लिया देखने के लिए कि बैन लगने की वजह से या अल्कोहल नहीं मिलने की वजह से प्रोडक्टिविटी में क्या चेंज आ रहा है। उसके बाद क्या हुआ, कोई फ़र्क तो नज़र आया होगा ऑब्वियसली, क्योंकि अल्कोहल बंद हो गई तो उनकी प्रोडक्टिविटी में कुछ तो चेंज आया होगा। हो सकता है प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन हो गई है या प्रोडक्ट बेटर भी हो सकती है। फिर वो बैन हटा दिया, विड्रॉ कर दिया, ट्रीटमेंट विड्रॉ कर दिया, मतलब वो बैन हटा दिया। बैन हटाने के बाद क्या किया, फिर से उनका प्री टेस्ट लिया कि बैन हटा दिया, अब लोग फिर से अल्कोहल लेने लगे, तो फिर से इनकी प्रोडक्टिविटी चेक करो कि क्या फिर से कोई चेंज आया प्रोडक्टिविटी में। फिर प्रोडक्टिविटी में चेंज आने लगा, फिर से बैन लगा दिया। तो रिपीटेडली हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हटा रहे हैं, कर रहे हैं, हटा रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। तो ये चीज़ है आपका। फिर आता है काउंटर बैलेंस डिज़ाइन। अगला काउंटर बैलेंस डिज़ाइन को क्रॉस ओवर डिज़ाइन बोलते हैं। इसमें खाली अगर आप पिक्चर याद कर लोगे तो आपको याद आ जाएगा कि काउंटर बैलेंस क्या है। ये नाम जो दिया था ये अंडरवुड के द्वारा दिया गया था। तो अब देखो इसकी फोटो को देखो ध्यान से, इसमें 4 ग्रुप्स हैं, ट्रीटमेंट 1, ट्रीटमेंट 2, ट्रीटमेंट 3, ट्रीटमेंट 4। फिर ये इन्होंने इसका पोस्ट टेस्ट लिया। ग्रुप बी में पहले ट्रीटमेंट 2 है, फिर 4 है, फिर 1 है, फिर 3 है, चेंज हो गया सीरीज। फिर यहाँ पे ट्रीटमेंट 3 है, फिर 1 है, फिर 4 है, फिर 2 है, सीरीज चेंज हो गई। और यहाँ पे 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, सीरीज चेंज हो रही है। मतलब ये सेम सीरीज में सेम ऑर्डर में ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं। कभी 1 2 3 4 फॉलो हो रहा है, कभी 2 4 1 3, कभी 3 1 4 2, कभी 4 3 2 1, किसी भी ऑर्डर में आगे पीछे चल रही है। कहीं पे भी देखो रिपीट नहीं हो रही है सेम। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, ये 3 है, 4 है, यहाँ पे 2 है, ये 4 है, ये 1 है, ये 3 है, 3 1 4 2, 4 3 2 1। इन्होंने कोई भी ट्रीटमेंट एक ही टाइम पे दोनों ग्रुप को सेम नहीं दी, हमेशा अलग अलग दी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, द एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल इज अचीव बाय रैंडमली अप्लाइंग एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट। एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट रैंडमली दे रहे हैं, सबको अलग अलग दे रहे हैं। और इसका रीज़न बता रहे हैं कि यहाँ ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम काउंटर बैलेंस क्यों कर रहे हैं। काउंटर बैलेंस का मतलब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि एक ही टाइम पे एक चीज़ रिपीट नहीं होनी चाहिए, आगे पीछे होनी चाहिए, बैलेंस करने के लिए। वो ये इसलिए कर रहे हैं ताकि अगर मैचुरेशन होती है सब्जेक्ट्स की, या सिलेक्शन या एक्सपेरिमेंटल मोर्टेलिटी होती है, तो वो बैलेंस हो जाए अपने आप। जैसे एग्जांपल देखो क्या है, मैचुरेशन का क्या मतलब है, अगर स्टूडेंट्स नेचुरली इंप्रूव हो रहे हैं टेस्ट लेने से, ठीक है, ओवर टाइम,
ऑल टीचिंग मेथड्स विल बी इक्वली अफेक्टेड। मान लो सपोज ये टीचिंग मेथड 1 2 3 4 है, ये टीचिंग मेथड 2 4 1 3 है, तो मान लो अगर ये सेशन शुरुआत में पहले टीचिंग मेथड 1 पढ़ाया पहले 2 महीने, फिर 2 महीने ये पढ़ाया, 2 महीने ये पढ़ाया, 2 महीने, ऐसे करके 8 महीने तक ये टीचिंग मेथड की टेस्टिंग चल रही है किसी स्कूल में, और वहाँ हर 2 महीने में अलग अलग टीचिंग मेथड का यूज़ करके 4 सेक्शंस को अलग अलग ट्रीटमेंट दी जा रही है। अब अगर हम अलग अलग तरह के टीचिंग मेथड इंट्रोड्यूस करेंगे ना, तो क्या होगा कि अगर बच्चे नेचुरली मैच्योर हो रहे हैं, जैसे बच्चे धीरे धीरे अपने आप ही उनकी नॉलेज बढ़ती जा रही है, तो वो सिर्फ एक ही टीचिंग मेथड के ऊपर इफेक्ट नहीं करेगा, वो सब पे इफेक्ट करेगा। मतलब ये है कहने का कि अगर हम सिर्फ, अब ध्यान से देखो, अगर हम यहाँ पे सबका 1 2 3 4 फॉलो करते, अगर हम इसको ऐसे देखते हैं, मान लो हमने सबका ही 1 2 3 4 फॉलो किया, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे करा, तो यहाँ पे सबका अगर 4 आ रहा है, 4 4 4 4, सबका 4 आ रहा है, और उसमें क्या हुआ कि क्योंकि इतना टाइम गैप हो गया, 6-7 महीने निकल गए, सारे बच्चों के अंदर मैच्योरेशन हो गई, मतलब उनकी नॉलेज पहले से बहुत इंप्रूव हो चुकी है, तो जो चौथा वाला वो होगा ना टीचिंग मेथड, उनमें उनका स्कोर बहुत अच्छा आएगा। तो गलत रिजल्ट या गलत कंक्लूजन निकल सकता है कि हमारा जो चौथा वाला मेथड है वो सबसे बेस्ट है क्योंकि उसमें बच्चों का स्कोर सबसे अच्छा आया है। ये चीज़ गलत प्रिडिक्ट हो सकती है या गलत कंक्लूजन निकल सकता है, क्योंकि वो यहाँ तक आते आते इतने मैच्योर हो चुके हैं कि ऑटोमेटिकली उन्होंने अच्छा किया है। तो इस इफेक्ट से बचने के लिए, ये वाला जो बायस है, इससे बचने के लिए क्या करा है कि इन्होंने आगे पीछे टीचिंग मेथड कर दिए कि अगर मैच्योरेशन हो भी वो, तो सारे टीचिंग मेथड के ऊपर सेम इफेक्ट पड़े। और इसमें देखो नेक्स्ट चीज़ क्या है कि मैच्योरेशन के अलावा सिलेक्शन बायस को भी कंट्रोल कर रखा है। सिलेक्शन बायस कैसे कंट्रोल कर रखा है कि जो भी चारों ग्रुप हैं, अब उसमें ये पॉसिबल हो सकता है कि जो सेक्शन ए वाले बच्चे हैं वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है और सेक्शन डी वाले बच्चे स्लो लर्नर है, तो इसीलिए चारों ग्रुप को चारों ही ट्रीटमेंट करनी है, ताकि ऐसा ना हो कि एक ग्रुप को एक ही टीचिंग मेथड कराया और वो बहुत इंटेलिजेंट थे तो हमें लगा कि वही वाला टीचिंग मेथड बेस्ट है। तो सारे ग्रुप्स को सारे टीचिंग मेथड से हमने ट्रीट किया ताकि कोई एक टीचिंग मेथड अच्छा ना हो, अगर ग्रुप बेटर है तो उसका सब में स्कोर अच्छा आएगा, तो हमें यह आइडिया लग जाएगा कि वो ग्रुप ही ज़्यादा अच्छा था। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, मान लो सिर्फ इसको x1 ही से ही ट्रीट करेंगे, इसको x2 से ही करेंगे, x3 से x4 से, इनका स्कोर अच्छा आएगा, तो हम ये बोल सकते हैं, हमारा कंक्लूजन ये गलत हो सकता है कि हमारा जो ट्रीटमेंट मेथड 1 है वही बेस्ट है। वो ना हो, इसीलिए इस ग्रुप को चारों मेथड से ट्रीट करना है, ऐसे ही दूसरे ग्रुप को भी चारों मेथड से ट्रीट करना है। तो इस चीज़ को भी काउंटर बैलेंस कर रहा है सिलेक्शन को भी। तीसरा है एक्सपेरिमेंटल मोर्टेलिटी। एक्सपेरिमेंटल मोर्टेलिटी क्या होता है कि कई बार बच्चे ड्रॉप आउट कर जाते हैं। तो ड्रॉप आउट करने का मतलब, मान लो यहाँ पे सपोज पहले इस क्लास में 30 बच्चे थे, फिर उसके बाद 1-2 बच्चों ने ड्रॉप आउट कर दिया, तो मान लो 28 हो गए, तो यहाँ आते आते 28 स्टूडेंट्स हो गए, ठीक है। तो ऐसे ही फिर यहाँ पे भी ये चीज़ को क्या करेंगे कि ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी 30 था, तो जैसे यहाँ पे 2 बच्चे ड्रॉप आउट करेंगे, इस वाले सैंपल से भी हम 2 बच्चे हटा देंगे ताकि हमारा जो सैंपल साइज है वो सेम रहे। तो वो सारे टीचिंग मेथड के अक्रॉस जो है वो इक्वल रहेगा। इसीलिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1 में तो बच्चे ज़्यादा थे और 4 में आते आते 28 हो गए, नंबर कम हो गया। अब क्योंकि यहाँ पे 2 था पहले, तो वहाँ पे 30 थे, यहाँ पे जब तक 3 आया तब तक 28 हुए, तो यहाँ पे 1 2 3 4 सब में ही बराबर कर दिए 28। यहाँ सब में 30 स्टूडेंट्स थे, बीच में कोई बच्चा अगर ड्रॉप आउट करता है, बीच में कोई बच्चा ड्रॉप आउट, मान लो इसके बाद एक बच्चा ड्रॉप आउट कर जाता है किसी एक क्लास का, और 2 बच्चे ड्रॉप आउट कर जाते हैं, 28 हो गया, तो सब में 28 कर दिया, तो फिर 1 2 3 4 सब में ही 28 फिर से इक्वल हो जाएगा। तो ताकि ये सारे ही टीचिंग मेथड्स के साथ हम कर सकें, इसलिए यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल मोर्टेलिटी को भी कंट्रोल किया जा सकता है। इसका क्या मतलब होता है कि स्टूडेंट ड्रॉप आउट हो गया तो उनका जो ड्रॉप आउट का लेवल है, एट्रिशन लेवल, वो सारे टीचिंग मेथड्स में इक्वल रखने में काम आएगा। और अगर यहाँ पे सिर्फ 1 होता, 2 3 4 होता, यहाँ भी 1 2 3 4 होता, यहाँ भी 1 2 3 4 होता, तो क्या होता है कि 1 में तो 30 बच्चे थे, 2 में भी 30 थे, 3 में भी 30 थे, लेकिन चौथे वाले में 28 रह गए। तो टीचिंग मेथड की इक्वालिटी नहीं हो पाई, क्योंकि किसी में तो ज़्यादा बच्चे थे और किसी में आते आते कम हो गए। तो वो चीज़ ना हो, इसलिए टीचिंग मेथड या ट्रीटमेंट को इन्होंने काउंटर बैलेंस किया है, ताकि लास्ट में चारों ही ट्रीटमेंट में सेम तरह के स्टूडेंट्स या सेम इक्विवेलेंट सैंपल रहे। तो वो मोर्टेलिटी जो होती है, एक्सपेरिमेंटल मोर्टेलिटी, वो भी इस तरीके से कंट्रोल हो सकती है।
फिर आता है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ क्वाजी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। तो एडवांटेजेस में इसमें काफ़ी सारी चीज़ें बताई है, जैसे सोशल साइंस में जहाँ पे हमें प्री सिलेक्शन और रैंडमाइजेशन ऑफ द ग्रुप बहुत मुश्किल हो जाता है। जब हम रियल लाइफ में कोई चीज़ करते हैं स्टडी, जहाँ पे हम सेलेक्ट नहीं कर सकते, जैसे जेंडर होता है ना, जेंडर को हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते, हमें पहले से ही जो बने हुए हैं ग्रुप उसी में से सेलेक्ट करना है, तो वहाँ पे क्वाजी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन बहुत अच्छा रहता है। एंड फॉर एग्जाम्पल इफ वी स्टडी द इफेक्ट ऑफ मैटरनल एल्कोहल यूज व्हेन मदर इज प्रेग्नेंट, तो अगर हम ऐसा कुछ स्टडी करना चाहते हैं कि जब लेडीज प्रेग्नेंट होती है तो जब वो अल्कोहल कंज्यूम करती है तो उसका इफेक्ट उनके एम्ब्रियो पे क्या पड़ता है, तो एक्सपेरिमेंट में हम ये चीज़ नहीं कर सकते कि हम कुछ मदर्स को बुलाएं जो प्रेग्नेंट हो, जो एक लेडीज प्रेग्नेंट है, उनको हम अल्कोहल देके देखें कि बाद में क्या इफेक्ट होता है बच्चे पे। तो ये चीज़ एथिकली जो है ना, लीगली मतलब एक तो एथिकली भी ठीक नहीं है और लीगली भी ये पॉसिबल नहीं है करना। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि ऑलरेडी जो लेडीज़ उस टाइम पे अल्कोहल लेती रही होंगी जब वो प्रेग्नेंट होंगी, तो उनको ही हमने सेलेक्ट करना है। तो क्वाजी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन उस केस में काम आ सकता है जहाँ पे ऑलरेडी ग्रुप्स हैं और प्रेजेंट है, आपको बस सिलेक्शन करनी है उनकी। सो व्हाट रिसर्चर डज इज टू आस्क पीपल हाउ मच, तो वहाँ पे रिसर्चर यही कर सकता है कि वो कितना अल्कोहल लेते थे अपने प्रेगनेंसी के टाइम पे, उसके बेस पे अपने वो ग्रुप बनाएगा। फिर क्वाजी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन इज ऑफन इंटीग्रेटेड विद इंडिविजुअल केस स्टडीज़, इंडिविजुअल केस स्टडीज़ के साथ इनको किया जा सकता है। एंड द रिजल्ट जनरेटेड ऑफन रीइंफोर्स द फाइंडिंग, इससे जो रिजल्ट्स मिलते हैं जब लोग केस स्टडीज़ करते हैं तो उसमें क्वाजी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का भी यूज़ करते हैं ताकि अपने केस स्टडी को और ज़्यादा बेटर कर सकें। फिर इन एडिशन without extensive pre-screening and randomization needing to be undertaken, they do reduce the time and resources। तो क्वाजी एक्सपेरिमेंटल में थोड़ा सा टाइम और रिसोर्स बचता है क्योंकि हमें रैंडमाइजेशन नहीं करना पड़ता ग्रुप बनाने के लिए, प्री सिलेक्शन वाला प्रोसेस सारा जो होता है वो सब नहीं करना पड़ता है कि पहले से स्क्रीनिंग करना, अपने ग्रुप्स को छांटना ढूंढना, वो सब नहीं करना पड़ता। ग्रुप्स ऑलरेडी एग्जिस्टेड होते हैं, हमें बस उसको ग्रुप्स में डिवाइड करना पड़ता है लोगों को जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड है हमारे सैंपल, तो इसीलिए टाइम और रिसोर्सेज कम लगते हैं। एंड सिंस क्वाजी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन आर यूज्ड व्हेन रैंडमाइजेशन इज इम्पॉसिबल और इम्प्रैक्टिकल, दे आर टिपिकली ईजियर टू सेटअप देन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि क्वाजी एक्सपेरिमेंटल ज़्यादा ईजी होता है करना, इसका सेटअप करना ज़्यादा आसान होता है क्योंकि ग्रुप जिनके ऊपर आपने ये करना है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, आपको बस उन्हें ढूंढना है और अपने ग्रुप्स में डिवाइड करना है, आपको स्क्रीनिंग नहीं करनी पड़ेगी, रैंडमाइजेशन नहीं करनी पड़ेगी। यूटिलाइजिंग क्वाजी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन मिनिमाइज थ्रेट्स टू एक्सटर्नल वैलिडिटी, क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी नेचुरल एनवायरनमेंट में ही किया जाता है तो इसकी एक्सटर्नल वैलिडिटी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। एंड क्वाजी एक्सपेरिमेंटल आर नेचुरल एक्सपेरिमेंट्स, फाइंडिंग इन वन में बी अप्लाई टू अदर सब्जेक्ट्स, तो इसमें एक एक्सपेरिमेंट में जो चीज़ हम ढूंढते हैं वो दूसरे सब्जेक्ट्स पे या दूसरे एक्सपेरिमेंट्स पे भी अप्लाई की जा सकती है, तो जर्नलाइजेशन बहुत अच्छी होती है क्वाजी एक्सपेरिमेंट की। दिस एक्सपेरिमेंटेशन मेथड इज एफिशिएंट इन लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, लॉन्गिट्यूडनल का मतलब है लॉन्गर टाइम पीरियड्स के लिए क्वाजी एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छे रहते हैं, लॉन्गर टाइम के लिए स्टडी करने के लिए। एंड इज ऑफन इंटीग्रेटेड विद इंडिविजुअल केस स्टडीज़, तो ये ऊपर भी लिखा था कि हम केस स्टडीज़ के साथ इनको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो दोनों का ही बेनिफिट रहता है। डिसएडवांटेजेस क्या है कि हम रैंडमाइजेशन इसमें नहीं करते हैं तो कई बारी हमारा जो सब्जेक्ट का जो रिजल्ट आता है वो मीनिंगलेस हो सकता है, मतलब वो गलत हो सकता है, उसमें एरर हो सकती है क्योंकि हमने रैंडमली ग्रुप डिवाइड नहीं किया है, ग्रुप जो थे ऑलरेडी उन्हीं को हमने सेलेक्ट किया है। अब और इसका एग्जाम्पल इन्होंने दे रखा है, जैसे क्वाजी एक्सपेरिमेंट कंस्ट्रक्टेड टू एनालाइज द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट एजुकेशनल प्रोग्राम ऑन टू ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन। अब सपोज कह रहे हैं कि जैसे हमने कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स पे हमने ये देखना है कि दो अलग अलग एजुकेशनल प्रोग्राम है, उसका क्या इफेक्ट है, माइट जनरेट रिजल्ट्स दैट शो वन प्रोग्राम इज इफेक्टिव। उसमें क्या होगा, कई बार ऐसे रिजल्ट आ जाता है कि एक प्रोग्राम ज़्यादा बेटर है, दूसरा प्रोग्राम उतना अच्छा नहीं है। These results will not stand up to rigorous statistical scrutiny because researcher also needs to control other factors। अब यहाँ पे क्योंकि ये वो स्कूल में जाके करता है, क्लासरूम में जाके करता है, लैब में नहीं करता, तो इसमें बाकी चीज़ें कंट्रोल नहीं होती हैं। मतलब जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं कि दो ग्रुप्स के ऊपर टीचिंग मेथड्स का टेस्ट कर रहे हैं हम कि कौन सा प्रोग्राम ज़्यादा बेटर है, टीचिंग मेथड ए या बी। अब उसमें ऐसा हो सकता है कि हमने जो दो ग्रुप सेलेक्ट किया उसमें से एक ग्रुप पहले से ही बहुत इंटेलिजेंट है, तो ये वाला फैक्टर कंट्रोल करना ज़रूरी है। या ये हो सकता है कि जहाँ क्लास है वहाँ पे कंडीशंस अच्छी नहीं थी उस ग्रुप की, इसलिए उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो उससे हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम का तो कोई लेना देना नहीं है। तो और भी अदर फैक्टर्स होते हैं जिनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है।
फिर लैक ऑफ रैंडम असाइनमेंट की वजह से एक तो कह रहे हैं कि तो फिजिबल तो बहुत है, फिजिबल मतलब जो आसान होता है करना है इजी, क्योंकि हमें इतना ज़्यादा ग्रुपिंग या रैंडमाइजेशन नहीं करनी पड़ती, पर इसकी वजह से ना इंटरनल वैलिडिटी में चैलेंजेस आ जाते हैं कि वो एक्चुअली में जो हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसकी वजह से रिजल्ट्स आ रहे हैं या और जो दूसरे फैक्टर्स हैं उसकी वजह से रिजल्ट आ रहे हैं। तो इंटरनल वैलिडिटी बहुत कंट्रोल करनी पड़ती है, इसीलिए हमने देखा कि अलग अलग टाइप के सब्जेक्ट डिज़ाइन, रिसर्च डिज़ाइन यूज़ किए जाते हैं उसी को कंट्रोल करने के लिए। तो डेफिशिएंसी इन रैंडमाइजेशन मेक इट हार्डर टू रूल आउट कंफाउंडिंग वेरिएबल्स। तो वही जो हम वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं जो कंट्रोल करने मुश्किल हो जाते हैं, उसकी वजह से हमारी इंटरनल वैलिडिटी इसकी खराब हो सकती है। Then because randomization is absent, some knowledge about the data can be approximated, but conclusions of causal relationship are difficult to determine. बार बार यही चीज़ बोल रहे हैं कि एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स, कंफाउंडिंग वेरिएबल्स इतने ज़्यादा होते हैं सोशल एनवायरनमेंट में कि एग्जैक्टली कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन निकालना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसमें और चीज़ों का भी इफेक्ट हो सकता है। And one may conclude that the disadvantages aside, as long as the shortcomings of the quasi experiment, मतलब कह रहे हैं कि बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं, लेकिन अगर उनको थोड़ा सा साइड में रख दें तो these studies can be very powerful tool, especially in situations where true experiments are not possible. तो जहाँ पे हर जगह पे ट्रू एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकता, साइंटिफिकली लैब कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकता, तो वहाँ के लिए तो फिर एक ही तरीका है कि क्वाजी एक्सपेरिमेंट यूज़ करें, जो उस टाइम के लिए बहुत ही पावरफुल टूल हो सकता है। तो यहाँ पे ये आपका यूनिट फिनिश हो चुका है क्वाजी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का। अब नेक्स्ट हमारा जो यूनिट शुरू होगा वो होगा यूनिट नंबर 4, विच इज़ कोरिलेशनल डिज़ाइन एंड कंपैरेटिव डिज़ाइन। तो ये कोरिलेशनल रिसर्च मेथड्स हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।